शीर्ष 4 टीमें पीछे से केरम की तेज आवाज गूंजी, आर्यन रुक जा। उसकी आभा का असर इतना था कि लग रहा था आसमान भी कांप उठेगा। वो 7वें स्तर का मूलवीर था, ऐसा योद्धा जिसकी मौजूदगी भर ही लोगों को झुका सकती थी। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि आर्यन बिना किसी की परवाह किए अचानक हमला कर देगा। आर्यन की आवाज में ठंडा गुस्सा था। रुक जाऊं, हाँ, जो हार गया उससे मरना ही होगा। उसकी चाल जरा भी नहीं थमी। उसने पूरी ताक से वार किया। ब्लेड हवा को चीरती हुई नीचे गिरी। तलवेश उस समय अमर महल के एल्डर की शक्तियों से पूरी तरह दबा हुआ था। उसकी ताक, रफ्तार सब जैसे गायब हो चुके थे। वो अब किसी आम इंसान से भी कमजोर था। जैसे ही ब्लेड उसकी तरफ बढ़ी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने जोर से चीख मारी, आया। एक ही बार में उसका सिर कटकर गिर पड़ा। धड़ से खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। आर्यन के चेहरे पर भी खून की कुछ बूंदें आ गिरी। पूरा मैदान हिल उठा। दूर मंच पर खड़ा केरम कांपने लगा। उसकी आंखें सुन्न हो गई और दिल में ऐसा गुस्सा उठा कि उसका पूरा शरीर जलता हुआ महसूस होने लगा। बेटे का सिर कटते ही जैसे उसके अंदर की सारी हदें टूट गई। वो पागलों की तरह चीखा, हरा मजा दे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी जोरदार धमाका हुआ। केरम की शक्तियां जैसे एक बवंडर बन गई हो। वो एक छलांग में आसमान में जा पहुंचा। उसके शरीर से सुनहरी चमक निकल रही थी। यह उसकी साधारण शक्तियां नहीं थी, यह उसकी असली शक्ति थी। उसकी आंखें अब काले गड्ढों जैसी लग रही थी। चेहरा डरावना हो गया था, जैसे किसी राक्षस में बदल गया हो। वो अब होश में नहीं था, मगर उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी थी। उसके साथ ही आसमान से जबरदस्त दबा टूटा और आर्यन की तरफ आया। मास्टर संभलिए, आर्यन पीछे हटो। आर्यन, एस्फीरा और बाकी लोग मंच की तरफ दौड़ पड़े। वहीं जगगा भी उठ खड़ा हुआ और गरज पड़ा, भाइयों चलो। पर आर्यन के चेहरे पर ना कोई डर था ना तैयारी। वो बस ऊपर देखता हुआ बोला, एल्डर, क्या मुझे आपकी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? अमर महल के 8 एल्डर उसे देख रहे थे। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक एल्डर ने आंखें खोली। उसकी भूख के बीच से एक रोशनी निकली और उसने भारी आवाज में कहा, बस करो। उसके शरीर से ऐसी शक्ति निकली जैसे कोई बहुत पुराना दैत्य गरजा हो। उसे एक झटके ने केरम की पूरी शक्ति को खत्म कर दिया। धड़ाम, केरम जमीन पर गिर पड़ा। यह एक स्वर्गवीर की शक्ति थी। भला केरम जैसा एक 7वें लेवल का मूलवीर उसके सामने कैसे टिकता? अगर एल्डर चाहते तो उसे एक ही पल में खत्म कर सकते थे। आर्यन अंदर तक काम गया। भाड़ में जाए, ये लोग तो सच में राक्षस हैं। पहले उसे एहसास नहीं था, लेकिन अब उसे साफ दिख गया कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली बन जाए, वह केवल एक नोवेस्टर के मूलवीर से ही लड़ पाएगा। लेकिन अमर महल के ये स्वर्गवीर उनके सामने उसका टिकना नामुमकिन था। वो उसे एक पल में मिटा सकते थे। उसका सीना कस गया। ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मेरे पास सोमसूत्र और सुपर सोलमोट जैसी तकनीकें हैं, लेकिन मेरा स्तर अभी इतना नहीं कि मैं उनकी पूरी शक्तियों को निकाल सकूं। उसने गहरी सांस ली, और अगर यह सिर्फ एल्ड है तो फिर बुर्जुक सर्गेश्वर कितना ताकतवर होगा। और जो लोग सदियों से साधना में लीन है, उनकी शक्ति तो सोच से भी परे होगी। यह सोचते ही उसकी रीढ़ में से हरण दौड़ गई। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, मुझे और ताकतवर बनना होगा। उसकी मुठ्ठियां कस गई। तभी वो एल्डर जो मंच पर खड़ा था धीरे धीरे चलकर केरिन के पास गया। उसकी हथेली से एक रोशनी निकली जिसने केरिनम के अंदर फैली राक्षसी ताप को शुद्ध कर दिया। फिर उसने एक ठंडी लेकिन इंसाफ आवाज में कहा, नावेद की योजना में बाधा मत बनो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये शब्द जैसे पत्थर पर लिखे गए हो, ना कोई बहस ना कोई रहम, सिर्फ आदेश थे। कुछ देर बाद उस एल्डर ने धीरे से कहा, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अगर तुम्हारे बेटे की मौत को ध्यान में रखे तो हो सकता है हम तुम्हें प्रधानाचार्य की उपाधि दे दे, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें हमारी बात पूरी तरह माननी होगी, बिना कोई सवाल किए समझे। इतना कहकर वह एल्डर पलटा और वहां से चला गया। उसने क्या कहा किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे उन 8 एल्डर्स के चेहरे थोड़े अजीब से हो गए। हाँ, खासकर जब उसने उनसे कहा था कि वह उसकी रक्षा करे। उनके हाव भाव में कुछ बनावटी सा था, जैसे जबरदस्ती मान लिया हो। आर्यन के मन में शक उठने लगा, क्या इन्हें बुर्जुक सर्गेश्वर ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा है? लेकिन फिर उसने खुद को टोका, भाड़ में जाए, अब ज्यादा सोचने का मन नहीं है। और तभी डर का नाटक करते हुए उसने सिर झुका लिया और बोला, आपकी दया से ही मैं अब तक जिंदा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हुए उसने झट से उनके हाथ पकड़ लिए और फिर से दोहराया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी वक्त उसने चुपचाप अपनी सर्पिल चोर स्किल सक्रिय कर दी। वो 8 एल आर्यन की डरी हुई शक्ल देखकर मुस्कुराए। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वह कुछ कर रहा है। अंदर से आर्यन की भुजाओं में तेज जलन थी, पर उसका दिल खुशी से झूम उठा। हाँ, बधाई हो आर्यन, तुमने सुप्रीम टोकन चुराया है। बधाई हो आर्यन, तुमने इमोर्टल क्रिस्टल चुराए हैं।
बधाई हो आर्यन, तुमने एक और सुप्रीम टोकन चुराया है। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। उन 8 एल्डर्स से उसने 4 सुप्रीम टोकन और दर्जन भर से ज्यादा इम्पोर्टल क्रिस्टल चुरा लिए थे। फिर वह तुरंत 18 स्तरीय नर्क से जुड़ गया और मन ही मन बोला, दानो जब समय आ गया है, सारी सीव जंजीरें तोड़ दो। 2 सुप्रीम टोकन दानुज के पैरों के पास गिरे। उन्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो हंस पड़ा और बोला, शुक्रिया मास्टर। इन टोकन्स में वो खास ऊर्जा थी जो राक्षसों की सील को तोड़ सकती थी। पास ही खड़ा थंडर राक्षस भी बोल पड़ा, मास्टर मेरी सील भी तोड़ो ना, दम घुट रहा है अंदर। आर्यन मुस्कुराया, चिंता मत करो, मेरे पास 2 और टोकन है, तुम ये ले लो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। 18 स्तरीय नर्क में अभी बस 2 राक्षस थे। अभी भी 16 बाकी थे जो गहराई में कहीं सो रहे थे। लेकिन आर्यन को पूरा भरोसा था, एक दिन ये नर्क जरूर भरेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये नर्क एक नया रूप ले लेगा। ये नर्क कोई साधारण कारावास नहीं था, यह एक खास आत्मिक खजाना था। अगर यह पूरी तरह मरम्मत हो गया तो इसका असली रूप उभर कर आएगा। दानुज ने दोनों टोकन निगलते हुए कहा, मास्टर कुछ घंटे लगेंगे मुझे। आर्यन ने सिर हिलाया, कोई जल्दी नहीं है। उसी वक्त केरम ने एक नजर आर्यन पर डाली। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आर्यन का दिल फिर कांप गया। आखिर उसने क्या कहा था उससे? क्या ये सब वाकई उसके बेटे की मौत का दर्द था, या फिर उसे लगने लगा कि कल की प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होने वाली है? जो कुछ अभी हुआ वह शायद सिर्फ तूफान के पहले की खामोशी थी। असली आंधी अब आने को है। धूंगेरी टीम विजेता घोषित। अखाड़े में ये घोषणा गूंजी तो पूरा मैदान गूंज उठा। धूरी टीम के 5 योद्धाओं ने बस आधे मिनट में अपने प्रतिद्वंदियों को चित कर दिया। उनके हमले इतने तीव्र और सटीक थे कि विरोधी पलटवार का सोच भी नहीं पाए। अखाड़े से उतरते समय धूंगेरी टीम का लीडर ठंडी नजरों से एस्पिरा और पूरी पागल दरिंदे टीम को घूरता रहा, मानो कह रहा हो कि सामने मत आना वरना खत्म कर दूंगा। कमाल कर दिया यार, महज आधे मिनट में सामने वालों को धूल चटा दी। लगता है धूंगेरी टीम इस साल भी शीर्ष पर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन अभी 2 और हॉल्स की टीमें बची हैं और इस बार पागल दरिंदे टीम ने भी तो सबको चौंका दिया है। सही बात है, हर योद्धा के पास अलग ताकत है। पर अगर आर्यन मुख्य मुकाबलों में नहीं आया तो पागल दरिंदे टीम शायद धूंगेरी टीम से ना जीत पाए। हाँ, ये तो है। इसी बीच सरपेंट टीम विजेता, जहां धूंगेरी टीम ने सिर्फ आधे मिनट में जीत ली थी, वहीं सरपेंट टीम ने पूरे 1 घंटे तक डटकर लड़ाई की, रणनीति के तहत, और आखिर में जीत दर्ज की। उनके तरीके अलग थे, वह विरोधियों को थका थका कर खत्म करते थे। फिनिक्स टीम विजेता अगले दौर में पहुंची। फिनिक्स टीम के 5 योद्धा जब अखाड़े से बाहर आए तो उनकी नजरों में भी पागल दरिंदे टीम के लिए कुछ तिरस्कार सा था, जैसे कह रहे हो ये हमारे दर्जे के नहीं है। 4 घंटे बाद घोषक ने जोर से ऐलान किया, कल के अंतिम दौर में पहुंचने वाली शीर्ष 4 टीमें यह है। धुंगेरी टीम 9 अंक सारे मैच जीते। फिनिक्स टीम 8 अंक 1 मैच छोड़ा। सरपेन टीम 7 अंक 2 मैच छोड़े। पागल दरिंदे टीम 6 अंक 3 मैच छोड़े। घोषक ने आवाज ऊंची की, इन चारों टीमों के बीच कल अंतिम मुकाबले होंगे। असल में ये जो 3 मुकाबले पागल दरिंदे टीम ने नहीं खेले वो आर्यन की योजना का एक हिस्सा था। उसने जानबूझकर धूंगेरी, फिनिक्स और सरपेंट टीम तीनों से भिड़ने से अभी परहेज किया। क्या वो डर रहा था? नहीं, असल में उनकी टीम की ताकत अभी उतनी नहीं थी। गौरान का अभेद्य कवच जो टूट गया था, अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था। आर्यन को बस इतना चाहिए था कि वह अंतिम दौर तक पहुंचे, जो वह अब पहुंच चुके थे। लेकिन इस बीच एक चीज ने सबका ध्यान खींच लिया। हर मुकाबले के बाद पागल दरिंदे टीम के योद्धा 2 चीजें खा रहे थे, एक चमकदार क्रिस्टल और एक रहस्यमयी पिल, और ये लेते ही उनकी शक्तियां अचानक कई गुना बढ़ जाती। मेघना ने जानबूझकर इस रहस्य को और हवा दी। ये पिल कुछ खास लगती है, शायद कोई युद्ध पिल हो। देखा कैसे एक पल से शक्तियां बढ़ गई। ये तो कमाल है, ऐसी पिल बनती कहाँ है, कौन बनाता है? धीरे धीरे बात पूरे महाविद्यालय में फैल गई। अब तो बड़े बड़े कुल व्यापारी संघ और योद्धा तक जानना चाहते थे कि यह पिल आखिर है क्या चीज। सब कुछ आर्यन की योजना के हिसाब से ही चल रहा था और मेघना ने इस मौके को प्रचार में बदल दिया। दूसरी ओर अर्कराज कुल के हकीम आर्यन के बताए हुए नुस्खे पर दीवानों की तरह काम कर रहे थे। वो एक खास पिल बना रहे थे, जीवांचल पिल। ये वही पिल थी जो अमृतद्वीप का मुकद्दर बदल सकती थी, और अब ये दुनिया के सामने आने को तैयार थी। आर्यन जीत गया है, अब वो अंतिम मुकाबले में पहुंचेगा।
घोषक की आवाज जैसे ही गूंजी पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। ये तो कमाल हो गया, जैसे कोई हकीम सम्राट हो। उसकी सबसे आम दिखने वाली फिल्म भी हीरोइक श्रेणी की होती है। अमृतवीप का सबसे नंबर 1 हकीम वही है। अब भीड़ में यह बातें चल ही रही थी कि तभी आर्यन की आवाज गहराई से गूंजी। तुम सब सोच रहे हो ना कि पागल दरिंदे टीम ने कौन सी पिल ली थी। कल, हाँ कल अंतिम मुकाबले में मैं उसी पिल को बनाने वाला हूँ। ये वही पिल है जो अमृतवीप की किस्मत बदल सकती है। तैयार रहना, देखना जरूर। इतना बोलकर वह चुप हो गया। कुछ बातें रहस्य में रखना जरूरी था ताकि लोग सोचते रहें, अंदाजा लगाते रहें। एक पिल जो पूरे महाद्वीप की किस्मत बदल दे। ये बात सुनते ही कई हकीम हंसने लगे। उन्हें ये बात मजाक जैसी लगी। अरे भाई, नवम ड्रैगन पिल को मात देने वाली वो सर्वोच्च पिल भी दुनिया नहीं बदल पाई तो भला यह क्या कर लेगी। किसी ने कहा। लेकिन जो भी हो, आर्यन की यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। हर तरफ बस एक ही बात चल रही थी कि वो पिल क्या है। सप्तचक्र महाविद्यालय के शिष्य, नक्षत्र नगर के नागरिक, यहाँ तक कि पूरे अमृत द्वीप में हर कोई इसी चर्चा में था कि कल आर्यन कौन सी पिल बनाएगा। दिन खत्म होते ही मेघना और बाकी लोग नक्षत्र नगर लौटने लगे। रास्ते में जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो आर्यन ने पूछा, दीदी जीवांचल पिल की तैयारी कैसी चल रही है। मेघना ने धीरे से कहा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे तुमने सोचना था। आर्यन ने सिर हिलाया, अच्छा है। कल के मुकाबले के लिए तुम लोग यहीं रहो। फिर उसने एचकांत की तरफ देखा। चाचा, कल मुकाबला खत्म होते ही स्वर्गसार कुल हमला जरूर करेगा। तुम लोग यहीं रुककर शिवगिरी संघ की रक्षा करना। अगर कोई हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ काट देना। एचकांत ने सिर झुकाया। ठीक है। आर्यन जानता था स्वर्गसार कुल कभी सामने से वार नहीं करता। वह हमेशा छिपकर हमला करते हैं और यह भी कि चाहे कल नतीजा कुछ भी रहे वह हमला जरूर करेंगे। तो एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार आर्यन उन्हें जड़ से मिटाना चाहता था और एक चीज वह हर हाल में चाहता था, स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी। तभी आरू ने धीरे से कहा, भाई आर्यन, अपना ख्याल रखना। आर्यन ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। आरू, चिंता मत कर, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। जब ये सारी उलझने निपटा लूंगा तो तेरी आंखों का इलाज करवाऊंगा। ये वादा आर्यन ने एजान से किया था। चाहे वह उसका वॉल गॉड ना भी हो, फिर भी आर्यन इसे निभाएगा क्योंकि यह एक आदमी का दूसरे आदमी से किया वादा था। चाहे जान भी चली जाए, वादा टूटना नहीं चाहिए। आरू हंस दी। भाई, मैं तो अब इसकी आदी हो चुकी हूँ। आप बस अपने काम पर ध्यान दो। वो बहुत हिम्मती और खुश थी। लेकिन कौन भूल सकता है फूलों की रंगत, आकाश की नीली चादर और उजाले की वो झलक। चाहे कोई कहे कि वह आदी हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उजाला देखना चाहता है। आर्यन ने मन ही मन कहा, आरू की आंखें मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी आंखें भी दे दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फिर से रोशनी मिले। देर रात का समय था। आर्यन चुपचाप रुद्रसेन के छोटे से आंगन में पहुंचा। उसी समय रायगर, अव्यान और हिमेश आंगन के मलबे के नीचे के गुप्त कक्ष से बाहर आए। उनके चेहरों पर एक खास लालिमा थी, आंखों में चमक और चाल में उत्साह। आर्यन को देखते ही तीनों तेजी से उसकी ओर बढ़े। आर्यन भाई, आर्यन मुस्कुराया, तो समय से पहले ठीक हो गए क्या? रायगर ने उत्तेजित स्वर में कहा, ना सिर्फ ठीक हुए हैं बल्कि 3 दिन पहले वाले खुद से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। रहस्यमय योग क्षेत्र, उनके शरीरों से जो आभा निकल रही थी वो साफ दिखा रही थी कि इन तीनों ने कोई मामूली तरक्की नहीं की। ये सब मुमकिन हुआ था रुद्रसेन की रहस्यमय ट्रेनिंग और उस जीवांचल पिल की वजह से जो आर्यन ने खुद बनाई थी। सिर्फ 3 दिन में इतना असर, ये पिल तो उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रही थी। आर्यन के चेहरे पर एक शांत और सदा हुआ आत्मविश्वास था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चला था कि जीवांचल पिल सिर्फ अमृतवी ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकती है। बहुत बढ़िया, आर्यन ने कहा, कल तुम्हारा दिन है। अखाड़ा तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। हिमेश की आंखों में चमक थी। मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने सिर हिलाया। अब तुम लोग जाकर चक्रयोग हॉल में आराम कर लो, मुझे अभी एल्क से कुछ बात करनी है। जैसे ही वह लोग चले गए, रुद्रसेन मुस्कुराता हुआ आर्यन के पास आया। उसकी आंखों में एक अपनापन और भरोसा था। लड़के, रुद्रसेन ने कहा, जिन लोगों को तुमने चुना है उनमें सच में दम है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लोग मेहनत से नहीं डरते। यही असली ताकत होती है। हुनर तो कई लोगों में होता है पर जो उसे निखार सके वह कम ही मिलते हैं। थोड़ी देर रुककर वह गंभीर हो गया, और वो पिल जो तुमने मुझे दी थी वह कोई आम पिल नहीं थी। वो तो जैसे कुदरत के कायदे ही बदलने वाली चीज है। रुद्रसेन कोई मामूली आदमी नहीं था। वो कभी सप्तचक्र महाविद्यालय का प्रधान भी रह चुका था।
मगर ऐसी पिल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वो शरीर ही नहीं, आत्मा और चेतना को भी मजबूत बनाती थी और किसी भी योद्धा की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती थी। आर्यन बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसे पिल के सभी गुणों के बारे में अंदाजा था, पर वह खुद इस पिल का पूरा असर नहीं देख पाया था क्योंकि उसका शरीर सामान्य लोगों जैसा नहीं था। वो वैसे ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता था। हालांकि राइगर और बाकी लोगों पर जो असर दिखा उसने आर्यन को हैरान कर दिया था। अब एक बात पक्की हो गई थी, अगर यह पिल खुलेआम बाजार में आ गई तो पूरा जगह हिल जाएगा। आर्यन ने शांति से कहा, एल्डमैन ने कई प्राचीन किताबें पढ़ी हैं। करोड़ों साल बीत गए मगर कोई भी योद्धा आकाशगामी नहीं बन सका। सब उम्र पूरी करके मिट्टी में मिल जाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं, लेकिन कुछ तो बदलना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। शुरुआत में तो आर्यन सिर्फ इस पिल को बेचकर पैसे कमाने की सोच रहा था, लेकिन अब उसकी सोच बहुत आगे निकल चुकी थी। रुद्रसेन की आंखों में चमक आ गई। काश हर हकीम और हर योद्धा तेरी तरह सोचता, तब वाकई यह पिल इस दुनिया को बदल सकती थी। तू बाकियों से बहुत अलग है। लड़के आर्यन हल्के से मुस्कुराया, पर सच कहें तो उसके मन में अब भी धन कमाने का ख्वाब सबसे बड़ा था। दुनिया को बदलना, वो तो बस उसके रास्ते का हिस्सा था। असली मकसद था स्वर्ण ताराओं की विशाल संख्या एकत्र करना, जिससे वह अपनी रूहानी सेना को शक्ति दे सके। कुछ देर बाद आर्यन ने थोड़े गंभीर लहजे में पूछा, एल्डर, क्या आपको ऐसी कोई जगह पता है जहां बहुत ज्यादा डीमन बीस्ट हो? जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। उसे जल्दी से जल्दी और शक्तिशाली बनना था। आज जो मंच पर हुआ उससे उसके मन में बेचैनी भर गई थी। अमर महल के 8 एल्डर, वो असल में किसके इशारों पर चल रहे हैं? और हलील, वो तो जैसे एक कील की तरह शांत बैठा रहा। ना कोई हैरानी ना कोई भाव, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। पहले आर्यन को लग रहा था कि बुर्जुक सर्गेश्वर उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब उसका यकीन थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन एक बात वह अच्छे से समझ गया था, जब तक वह खुद शक्तिशाली नहीं बनेगा तब तक किसी भी साजिश से लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए वह आज रात फिर से एक नई हद पार करने आया था। अपनी ताक को वहां तक पहुंचाना चाहता था जहां वह किसी स्वर्गवीर से भी भिड़ सके, क्योंकि अभी की सच्चाई ये थी, वह एक स्वर्गवीर के सामने कुछ भी नहीं था। रुद्रसेन ने उसके चेहरे की गंभीरता को देखा और कहा, तुझे पता है कि मैं इतने वर्षों से इस जगह क्यों टिका हूं? सप्तचक्र महाविद्यालय ने कई बार मुझे यहां से हटाने की कोशिश की और अमर महल ने भी दबाव डाला, पर मैं टस से मज नहीं हुआ। ये जगह चाहे खंडहर बन जाए लेकिन मैं तब भी नहीं जाऊंगा। आर्यन ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता क्या यहाँ कोई रहस्य छिपा है। रुद्रसेन की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। हम एक बहुत बड़े रहस्य की रखवाली कर रहे हैं, योग क्षेत्र की। क्या? आर्यन का दिल एकदम से धड़क उठा। ये नाम उसने कभी नहीं सुना था। अमृतद्वीप के इतिहास में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। रुद्रसेन ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, इसकी जानकारी अमर महल के लोगों को भी नहीं है, ना ही किसी बड़े कुल को और ना ही अंधकार लोक को। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, काला और डरावना सा आसमान, और उस आसमान के पार था अमर महल। रुद्रसेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना जोड़ा, ये जगह अमृतद्वीप की सबसे ताकतवर जगह है और इसे सबसे पहले खोजा था तुम्हारे पिता ने। मेरे पिताजी। आर्यन की सांसें अटक गई। इस जगह में है क्या? रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये तो मैं भी नहीं जानता, शायद बस तुम्हारे पिता ही जानते थे। वो एक बार अंदर गए थे, पर सिर्फ आधा मिनट भी नहीं बीता था और वह बाहर आ गए। फिर कभी अंदर नहीं गए और इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। हाँ, लेकिन जाते जाते उन्होंने यह जरूर कहा था कि अगर तुम कभी अंदर जाना चाहो तो हम तुम्हारे लिए इसे खोल दें। इतना कहते हुए रुद्रसेन ने पास खड़े यशवंत की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक जैसा भाव आ गया, जैसे सब पहले से तय था। शायद ये भी सिंह परिवार की कोई भविष्यवाणी रही हो। रुद्रसेन ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। सिंह परिवार सच में रहस्यमयी है। अब तक सबको लगता था कि वह आलोक सिंह के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब लग रहा था कि असल में किसी को कुछ नहीं पता। ड्रैगनों पर आई तबाही, सिंह वंश पर आई विपत्तियां और उनका गिरता हुआ परिवार, शायद ये सब जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। क्या था वो सब? शायद सिर्फ एक ही इंसान जानता था, ड्रैगन एम्परर। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और बोला, एल्डर, मैं उस क्षेत्र के अंदर जाना चाहता हूं। रुद्रसेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। आर्यन, तुम्हारे पिताजी ने जरूर कहा था कि तुम जा सकते हो, पर वो जगह बहुत खतरनाक है। क्या तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते, जब तक तुम और ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाओ? उसे चिंता थी, क्योंकि जब आलोक सिंह उस जगह में गए थे वो एक स्वर्गवीर थे और फिर भी अंदर टिक नहीं पाए।
सिर्फ कुछ ही सेकंड में बाहर आ गए। इससे जाहिर था कि भीतर का खतरा साधारण नहीं है। आर्यन ने सीधा और ठोस जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है। कल प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। मुझे हर चीज दांव पर लगानी होगी। मैं जाना चाहता हूं अभी। इस समय आर्यन को सबसे ज्यादा जरूरत थी लेवल बढ़ाने की। जो भी रहस्य योग क्षेत्र में छुपा हो वह सब बात की बात थी। उसे बस खुद को और ताकतवर बनाना था। अगले दिन हॉल प्रतियोगिता का अंतिम दौर था और आर्यन मन में एक कसक थी, जैसे कल कुछ बड़ा होने वाला है। कोई भी हॉल अध्यक्ष उसके खिलाफ कुछ कर सकता था। स्वर्गसार कुल की चालें भी तय थी और शायद अमर महल के एल्डर भी कोई चाल चले। इसलिए जरूरी था कि आर्यन एक नई ताकत के साथ वापस लौटे। उसने एक नज़र रुद्रसेन की तरफ डाली और सीधा कहा, एल्डर चलिए। अब ना उसके पास वक्त था ना कोई दूसरा रास्ता। उसे कोई खास रहस्यमयी जगह तलाशनी थी जहां वो अपने स्तर को बढ़ा सके। रुद्रसेन ने अपनी भीची मुट्ठियां ढीली छोड़ी, गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हमारे पीछे आओ। इसके बाद तीनों लोग आंगन के मलबे से होते हुए एक छिपे हुए रास्ते में उतर गए। थोड़ी ही देर में वह एक बड़ी सी दीवार के सामने पहुंचे। उस दीवार पर 9 प्राचीन ड्रैगनों की आकृतियां बनी हुई थी जो एक चमकते हुए मोती के चारों तरफ लिपटे हुए थे। दीवार पर उकेरे गए वो ड्रैगन जैसे अचानक जीवित हो गए हो। उनसे एक खतरनाक आभा निकलने लगी। आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने ये सब पहले कहीं देखा हो, कोई पुराना सपना या कोई भूली हुई याद। उसका मन खुद ही सोचने लगा, क्या ये योग क्षेत्र ड्रैगनों से जुड़ा हो सकता है? क्या वाकई अमर महल के लोगों को भी इसकी खबर नहीं है? क्या हो सकता है कि ड्रैगन एपर की पूंछ की समाधि भी यहीं छुपी हो? या फिर कोई जिंदा ड्रैगन भीतर छिपा है? ड्रैगन को देखते ही आर्यन की रगों में एक अलग सी हलचल दौड़ जाती थी। उसके लिए हर ड्रैगन किसी कड़ी का संकेत होता था। अगर मैं पूंछ की समाधि खोल पाया तो बस एक हिस्सा और बचेगा पंजा। तभी सब तैयार है, रुद्रसेन ने धीरे से कहा। वो और यशवंत दीवार के दोनों तरफ खड़े हो गए। दोनों उस चमकते हुए मोती के इर्द गिर्द खड़े थे जो 9 ड्रैगनों के बीच था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मोती में कोई ज्वाला सुलग रही हो। दोनों ने अपनी शक्तियां उस मोती पर डाली। मोती पहले गर्म हुआ, फिर लाल और फिर जैसे जलने लगा। और उसी वक्त दीवार के साथ साथ ड्रैगन की आकृतियां हिलने लगी। उनकी देह में हलचल हुई और एक बेहद डरावनी शक्ति पूरे माहौल में फैल गई। आर्यन उस शक्ति के चपेट में आया और इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता, वह एक झटके के साथ दीवार में अंदर खींच लिया गया। रुद्रसेन और यशवंत ने धीरे धीरे अपनी शक्तियां वापस ले ली और दीवार फिर से शांत हो गई। रुद्रसेन ने धीमे से कहा, यंग मास्टर, अब सब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। यशवंत बोला, रुद्रसेन असल में अंदर है क्या? रुद्रसेन हल्की सी मुस्कान में बोला, अगर तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? लेकिन एक बात मैं जानता हूं। क्या? यशवंत ने तुरंत पूछा। रुद्रसेन ने दीवार की ओर देखा। इस दीवार के पार सिर्फ सिंह वंश के लोग ही जा सकते हैं। यशवंत की आंखें फैल गई। मतलब क्या ये वही ड्रैगन क्षेत्र हो सकता है? दूसरी ओर अमर महल के एक गुप्त कक्ष में बुजुर्ग सर्गेश्वर बेचैन था। उसकी आंखें वम दर्पण पर जमी थी, जहां से आर्यन की छवि अचानक गायब हो गई। गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है?